हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और ये मेरी फाइनल वीडियो है फाइनल स्ट्रोक के लिए। जो अंतिम प्रहार आपको थंबनेल देखने को मिला होगा, अंतिम प्रहार है ये। लास्ट थ्योरेटिकल रिवीजन है आपका। एमसीक्यू मैं आपको डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये लास्ट है। अगर इस पूरी वीडियो को आप केमिस्ट्री के पेपर देने से पहले अगर देख जाते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा कि जो आपको थ्योरी में ना आए। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अच्छे से समझ में आए, जिसके लिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चैप्टर फर्स्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको। चैप्टर फर्स्ट इस पूरी इमेज से जो आपके सामने आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, इस पूरी स्लाइड में आपका सॉलिड स्टेट ख़त्म है। देख सकते हैं पूरी स्लाइड में है क्या क्या, सॉलिड स्टेट में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट में क्या क्या हम कवर करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में देखेंगे हम किसको। ये इधर देखिए क्लोज पैकिंग दे रखी है आपकी। क्लोज पैकिंग के साथ साथ ये क्रिस्टल दे रखा है आपका। ठीक है, दो तरह की पढ़ेंगे हम, क्यूब हेक्सागोनल। अब इसमें भी हम डिफेक्ट दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक स्टैचूमेट्री एक नॉन स्टैचूमेट्री। स्टैचूमेट्री भी दो प्रकार के, एक फ्रेंकल और एक शॉर्ट की। और नॉन स्टैचूमेट्री पढ़ेंगे मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी के बारे में। ठीक है भाई, और इसी से रिलेटेड हम क्यूबिक क्लोज और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में उसका भी एक और टाइप पढ़ेंगे, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर दो पढ़ेंगे हम, पैकिंग इफिशियंसी और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, पर यूनिट सेल क्रिस्टल मैंने बता दिए कितने, ये आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेफिनेशंस क्या क्या होंगे उसकी, डेंसिटी की यूनिट क्या क्या होगी, उस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले यहाँ कुछ पार्ट हम देख ले रहे हैं कि सॉलिड स्टेट से कुछ पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको आसानी से विजिबल हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉलिड स्टेट चैप्टर आपको दे रखा है। सॉलिड स्टेट दे रखा है। सॉलिड स्टेट के अंदर कवर क्या करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट हम जानते हैं कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के सॉलिड स्टेट होते हैं आपके, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड कौन से होते हैं, अमरफस सॉलिड आपके वो सॉलिड होते हैं, अमरफस सॉलिड देखें तो कौन से सॉलिड होते हैं, अमरफस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। यानी वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। कैसा अरेंजमेंट होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लास, रबर, प्लास्टिक। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये तो रहा हमारे पास सॉलिड का। हमारे पास सॉलिड यहाँ हो जाता है फिनिश आपका। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अब यहाँ क्या था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपका नहीं था, यहाँ कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था। यहाँ क्या है, एक रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। कैसा रहेगा, यहाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर था और यहाँ कैसा ऑर्डर रहेगा, यहाँ रहेगा आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए NaCl, Cu, Fe और S। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट क्या होते हैं, तो वो देखिए, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ उसका ताकि आसानी से आप देख पाए। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट वो देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट क्या हैं आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट हैं आपके 4 टाइप के। कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट। 4 तरह के टाइप होते हैं आपके। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर को। ये मॉलिक्यूलर आपके सामने आ चुका है। मॉलिक्यूलर में क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका नॉन पोलर, दूसरा पोलर और तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर कौन से होते हैं और पोलर कौन से होते हैं, वो देखिए। नॉन पोलर जो भी आपके कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस के साथ होते हैं। एग्जांपल ArI2H2 सॉलिड CO2।
ठीक। इसी को लेकर नॉन पोलर को लेकर और एक और चीज़ आती है पोलर में, उसमें क्या रहता है, इसमें डिस्पर्सन फोर्स नॉन पोलर के लगता है, इसमें डाइपोल फोर्सेस लगती हैं पोलर के लिए। यहाँ पोलर मेंशन नहीं है, ये पोलर का एग्जांपल है आपका। पोलर का क्या होता है, डाइपोल फोर्सेस होते हैं, एग्जांपल के लिए HCl और SO2 होते हैं। ठीक है भाई। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट है क्या आपका, थर्ड पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड पार्ट है क्या आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड। मॉलिक्यूलर का थर्ड पार्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में पार्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल के लिए आइस इन द फॉर्म ऑफ H2O की फॉर्म में। यहाँ आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो सॉलिड की हम बात करने वाले हैं वो क्या है, आयनिक सॉलिड। आयनिक और मेटेलिक को देखेंगे भाई। देखिए भाई, आयनिक और मेटेलिक को, आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं, वे सॉलिड जो कंसिस्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस देते हैं, जो कंसिस्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं। और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बहुत मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में होता है। एग्जाम्पल के NaCl, MgO, CaF2 इनके राइट आंसर हैं। मेटल की बात करते हैं तो मेटल क्या होता है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है पॉजिटिव आयंस के चारों तरफ। ठीक, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र के चारों तरफ, ये कह सकते हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ गिवन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो उसके चारों तरफ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ, 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 एक समुद्र सा बनना होगा बेटा जी आपका, एक ये समुद्र सा बन रहा होगा। ठीक है भाई, यही तो बोल रहा है कि पॉजिटिव आयंस इन सी, पॉजिटिव आयंस जो रहेगा सी में आपका, वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा पॉजिटिव आयंस का। ये तो मेटेलिक का पहला प्रॉपर्टी। मेटेलिक की दूसरी प्रॉपर्टी कि मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ का शो आउट होगी, कॉपर में होगी, Ag में होगी, Fe में होगी और Mg में होगी आपकी। ठीक, मेटेलिक और आयनिक के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, कोवलेंट और नेटवर्क। कोवलेंट और नेटवर्क कैसे बनता है, किसका नेटवर्क होगा, किसका कोवलेंट होगा, तो एटम्स का। कोवलेंट कैसे कैसे हो सकता है, SiC में हो सकता है, यानी और क्वार्ट्ज में हो सकता है, SiO2 में हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है और AIN का हो सकता है। तो यहाँ सॉलिड के जो टाइप हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर देख चुके हैं, आयनिक देख चुके हैं, मेटेलिक देख चुके हैं और कोवलेंट देख चुके हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, किसकी, सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की डेंसिटी जो सेल होती है, डेंसिटी सेल कौन सी होती है, डेंसिटी सेल जो होती है वो रो से डिनोट की जाती है। रो इक्वल टू कैपिटल Z मल्टीप्लाई बाई M अपॉन A³ मल्टीप्लाई NA। Z फॉर, यानी कि यहाँ जो Z होगा एटॉमिक नंबर होगा, किसके लिए, एटम नंबर होगा, इसके लिए FCC के लिए 4 होगा, BCC के लिए 2 होगा और क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होगा, 1 निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब इसकी बात कर ले रहे हैं, ये क्या है आपका, क्रिस्टल सिस्टम्स या क्रिस्टल सिस्टम्स लिखा हुआ है, क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हुए आपके, 7 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए, ये रहे आपके। पहला दे रखा है आपका क्यूबिक में क्या होगा भाई, क्यूबिक में A इक्वल टू B इक्वल टू C, जहाँ तीनों साइड बराबर होंगी, क्यूबिक की फॉर्मेशन करेगा तो अल्फा बीटा गामा भी आपका कितना निकल कर आएगा, 90 डिग्री निकल कर आएगा। एग्जाम्पल के लिए NaCl का कैसा स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट की बात करते हो तो नेक्स्ट क्या है आपका, टेट्रागोनल में A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि 2 साइड तो आपकी बराबर रहेंगी बट तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, लेकिन एंगल उनके कैसे होंगे, 90 डिग्री के, यानी तीनों के एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए SnO2। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
ऑर्थोरोम्बिक। क्या? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कौन से होंगे? ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड बराबर नहीं होगी लेकिन एंगल आपस में बराबर रहेंगे। एग्जांपल के रोम्बिक एक्स। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगा। अब सी बराबर नहीं होगा तो वो अपना एंगल भी अलग बनाएगा, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा था। ए और बी बराबर थे लेकिन सी ने अपना एंगल चेंज नहीं किया था, लेकिन हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी में ये अपना एंगल चेंज कर लेगा। ए बी के बराबर है और सी के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? अल्फा और बीटा तो सेम एंगल रहेगा, बशर्ते क्या हो जाएगा? गामा 120 डिग्री का एंगल बना लेगा, जिससे स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल जो बनेगा वो क्या बन सकता है? ग्रेफाइट बन सकता है। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल जहां आपकी क्या होगी? तीनों साइड बराबर होंगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा गामा कभी भी 90 के बराबर नहीं होंगे आपके। एग्जाम्पल के लिए कैल्साइट CaCO3। नेक्स्ट देखिए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, लेकिन अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मोनोक्लिनिक एस। नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या है? ट्राइक्लिनिक ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीनों साइडें भी आपस में नहीं बराबर होंगी, तीनों एंगल भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल क्या निकल कर आएगा? K2Cl2O7 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं, द सॉलिड स्टेट के टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब आते हैं आर्टिफैक्ट्स पर, उसके बाद देखेंगे पैकिंग, उसके बाद देखेंगे पैकिंग। कितने हैं डिफेक्ट्स? दो प्रकार के डिफेक्ट्स आपके होते हैं। कौन कौन से? स्टैच्यूमेट्रिक और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक। स्टैच्यूमेट्रिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा होता है? वे डिफेक्ट जो कैटायन को मिसिंग करते हैं अपनी नेचुरल साइड्स में और इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इंटरस्टिशियल साइड्स को क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं आपके फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि कैटायन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल साइड्स। कैटायन अपनी नॉर्मल साइड से तो मिसिंग होगा बट इंटरस्टिशियल साइड्स को क्या करे हुआ? ऑक्यूपाई करे हुए होगा। ऐसे डिफेक्ट क्या कहलाते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाते हैं। डज नॉट कॉज चेंज इन डेंसिटी, और इनके डेंसिटी में कोई चेंजेस भी नहीं होते। AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI और ZnS हो गया आपका। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट पहला पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। यहाँ क्या था? यहाँ कैटायन मिसिंग हो रहा था अपनी नॉर्मल साइड से, लेकिन इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस होंगे। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग हो रहे हैं तो एनायन भी उतने ही नंबर मिसिंग होंगे नेचुरल साइड्स में से। अगर दो पॉजिटिव गायब हैं तो दो ही निगेटिव गायब होंगे। ऐसा नहीं है कि दो पॉजिटिव गायब हो गए और एक निगेटिव, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनकी वजह से क्या होगा? इनकी डेंसिटी क्या होती चलेगी? डिक्रीज होती चलेगी। डेंसिटी डिक्रीज होती हुई चलेगी। तो एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं? NaCl बन सकता है, KCl बन सकता है, CsBr बन सकता है और AgBr बन सकता है। ये तो स्टैच्यूमेट्री के एग्जाम्पल रहे। नॉन स्टैच्यूमेट्री के दो तरह के और, मेटल एक्सेस टाइप और मेटल डिफिशिएंट टाइप। मेटल एक्सेस टाइप कौन से होते हैं? मेटल एक्सेस टाइप जो होते हैं वो एनायन वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल कैटायन होते हैं। एनायन वैकेंसीज, उनके अंदर क्या होती है? एनायन वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल कैटायन। यानी समझने का प्रयास करें तो यहाँ सिर्फ कौन सा गायब होगा? नेगेटिव गायब होगा। नेगेटिव गायब होगा तो क्या हो सकता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के वो आ सकते हैं। मेटल डिफिशिएंट टाइप में क्या होगा? मेटल डिफिशिएंट टाइप में जो होगा कि कैटायन वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल आयनाइंस। ठीक है, इसमें क्या था? मेटल एक्सेस टाइप में एनायन वैकेंसीज थी और इंटरस्टिशियल कैटाइंस था, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट कैटायन वैकेंसीज हैं और इंटरस्टिशियल एनाइंस हैं। यहाँ आपका एन टाइप बनकर आ रहा तो यहाँ क्या बन के आ रहेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनकर आ जाएगा आपका। ठीक, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब क्लोज पैकिंग देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग देखते हैं। क्लोज पैकिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्यूब क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और दूसरी जो होती है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की कैसे होगी भाई? दो प्रकार की होगी कि पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज देख रहे हैं इसमें हम,
पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे तो सीसीबी कितना होता है 74%। अगर वैकेंट स्पेस पूछ लिया है तो कितना निकल कर आएगा 26%। यानी एम्प्टी स्पेस पूछ लिया है। एससीपी टोटल 70%। हम जानते हैं कि सीसीपी और एससीपी किसका पार्ट है, एफसीसी का पार्ट है। बीसीसी 68%। अगर पूछ लिया वैकेंट स्पेस कितना है तो 32% वैकेंट स्पेस है। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आपकी निकल कर आती है। नेक्स्ट और लास्ट, इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश और इस चैप्टर से कोई सिंगल डाउट आपका नहीं बचने वाला है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल वो देखते हैं। तो हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक में कितने हैं, सिंपल क्यूबिक में आपका 1 है और बॉडी सेंटर्ड में कितने हैं तो बॉडी सेंटर्ड में आपके 2 हैं। कितने बॉडी सेंटर्ड में, सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4 और एंड सेंटर्ड में 2 हैं आपके। और यहाँ ये चैप्टर हो चुका है आपका पूरी तरह से फिनिश। यहाँ ये वाला चैप्टर पूरी तरह से हो चुका है आपका फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कवर क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन को कवर करेंगे उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आइसोटोनिक, हाइपो आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक को भी कवर करेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एजिट्रॉपी क्या होती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में है क्या। concentration of solution, amount of solute present in a given quantity of solution। ठीक है, मोलरिटी को किस तरीके से डिनोट किया था, मोलरिटी को डिनोट किया था कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 100 इसका फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाई 1000 इसका फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना होता है लीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मोलरिटी ऊपर कैपिटल एम से डिनोट की जाती है और मोलरिटी स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। मोलरिटी कैसे डिफाइन की जाती है, इसमें सेम फॉर्मूला रहता है, उसमें वॉल्यूम ले लेते हैं सॉल्यूशन का लीटर में, इसमें सॉल्वेंट लेना है आपको किसमें, किलोग्राम में। सॉल्वेंट आपको किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है आपको, किलोग्राम में ले लेंगे आप। ग्राम में अगर लेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट आप किलोग्राम में देखिए। मोल फ्रैक्शन का कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट के इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें मिलीलीटर में दे रखा है, आपको लीटर में कंज्यूम करके चलना है। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, इसके बाद देखते हैं हेनरीज लॉ को। ठीक, क्या होता है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ सिंपल सा होता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के पार्शियल वेपर प्रेशर अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। p की वैल्यू निकालेगी तो कितने निकल के आएगी, KHX निकल के आएगी। और KH यहाँ क्या है, हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ जैसे जैसे हम डाउन द प्लेस जाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ती हुई चलेगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इस वजह से। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ हम जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ सिंपल सा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा अपने ही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के। अब प्योर, ये वाला प्योर है, प्योर सॉल्यूट यानी प्योर वाटर वेपर ऑफ या प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा अपने ही पार्शियल वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के।
यानी कि अगर वेपर प्रेशर फाइंड करने हो तो उसकी प्योर फॉर्म और उसके मोल फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई में देख लीजिए, आपकी वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और P अगर निकालने की कोशिश करें तो P की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मल्टी ब्रैकेट पूरा बंद हो जाएगा, एक्स भी निकल कर ये आंसर आ जाएगा। ऊपर राउट्स लॉ का लॉ दे रखा था, नीचे हेनरीज लॉ, ऊपर हेनरीज लॉ दे रखा है और नीचे राउट्स लॉ को हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन दो तरीके के, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन को देखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं और जहां डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0, यानी जितनी एनर्जी हमने डाली उतनी एनर्जी हमें मिल गई, जितना सॉल्यूशन हमने लीटर में लिया उतना ही सॉल्यूशन हमें वापस मिल गया, कुछ चेंजेस नहीं आया। कोई चेंजेस ना आने की कंडीशन में डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 रहता है, डेल्टा V मिक्सिंग भी आपका 0 रहता है। जैसे बेंजीन में टॉयलिन हमने मिक्स कर दिया, बेंजीन और टॉयलिन मिक्स करेंगे कोई चेंजेस आएगा, बिल्कुल नहीं चेंजेस आएगा। एन हेक्सेन एन हेप्टेन कोई चेंजेस आएगा, बिल्कुल चेंजेस नहीं आएगा। अब ये तो आइडियल सॉल्यूशन का रहा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, डेल्टा मिक्सिंग 0 की वैल्यू बराबर 0 के नहीं आएगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी बराबर 0 नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू इनकी निकल कर आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया हमने, हम जानते हैं कि वाटर सॉल्यूशन क्या होता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना चालू हो जाता है। और उसमें नमक मिक्स होगा तो टेम्परेचर धीमे धीमे करके तो राइज होगा यानी बढ़ेगा टेम्परेचर, तभी जाके तो बॉयल कर पाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स सिर्फ बॉयल होना चालू हो जाएंगे, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बॉयल होना चालू नहीं होंगे। उन्हें बॉयल कराने के लिए आपको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर रहेगा, ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट पर रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे नीचे अगर टेम्परेचर लाएंगे, उसमें सपोज करो उसमें हमने मिक्स कर दिया सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो 0 डिग्री पर तो जम नहीं पाएगा, वो 0 डिग्री फ्रीज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा। ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कैसे राउट्स लॉ से पता करेंगे, पहला पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी वी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। जहाँ डेल्टा मिक्सिंग H क्या निकल कर आएगा आपको पॉजिटिव, डेल्टा मिक्सिंग बी क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव निकल कर आएगा। एग्जाम्पल के लिए इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन दोनों का मिक्सचर, इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का। नेक्स्ट है आपका बेंजीन और एसीटोन का। ये सब सारे जितने भी आएंगे वो सब किस में आएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे। नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, यहाँ सिंपल सा, यहाँ पी ए बराबर था, यहाँ उसका प्रोडक्ट बराबर होगा, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। जहाँ डेल्टा मिक्सिंग नेगेटिव और नेगेटिव डेविएशन और नेगेटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन और पॉजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल क्या बन सकता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म और वाटर और नाइट्रिक एसिड आपका। ठीक, वाटर और नाइट्रिक एसिड। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन कवर कर चुके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कवर कर चुके हैं, दोनों पार्ट्स उसके हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं एजिट्रोपी की, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। एजिट्रोपी यानी लिक्विड मिक्सचर बॉइलिंग विदाउट चेंज इनटू कंपोजिशन, यानी कोई लिक्विड मिक्सचर होगा वो बिना बॉइलिंग के, यानी कि बॉइलिंग या कह सकते हैं लिक्विड मिक्सचर बॉइलिंग। लिक्विड मिक्सचर जो बॉइलिंग का होगा उसमें उसके कोई कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकंड क्या है, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन से, यानी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी। क्या देगा वो, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी देगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन कैसा देगा, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी देगा। और नेगेटिव डेविएशन क्या देगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी देगा। नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी और पॉजिटिव आपका मिनिमम रहेगा और नेगेटिव आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पर करेगी, डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड वो करेगी। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
यानी कि इनके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी है डिफ्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और ये फोर्थ है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट करेगा, जब पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू एक्स बी। अब यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट अगर फाइंड करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करें, कितना नहीं करेगा, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी निकल कर आ जाएगा आपका। और रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए जो दे रखा है, ये रिलेटिंग लोअर ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों दे रखे हैं आपके यहाँ पर। और इस चैप्टर का अंतिम बिंदु यानी कि लास्ट पॉइंट, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। यानी वो सॉल्यूशन जो आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा, वो सॉल्यूशन जो आपके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके आइसोटोनिक। और इफ अ सॉल्यूशन, यदि किसी सॉल्यूशन में हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक। अ सॉल्यूशन इज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर, यानी कि औरों से कम ऑस्मोटिक प्रेशर देखा तो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। औरों से ज़्यादा दे रहा है तो हाइपरटोनिक, और सेम दे रहा है तो आइसोटोनिक। यानी सेम देने पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और ज़्यादा देने पर क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक, और कम देने पर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, और थर्ड चैप्टर, यानी कि ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। इस कंप्लीट वीडियो में आपका कोई एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा, आराम से अपने आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं थ्योरी को लेकर। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लास 11th में हमने कवर किया था ग्रुप 13 और 14, और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आपके वो होते हैं 13 to 18। क्योंकि ये हम क्लास 11th में कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्लास 12th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक 15 to 18 पढ़ेंगे, जो कि किस में पढ़ेंगे, क्लास 12th, जो इस वीडियो में कवर हम करेंगे। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 पढ़ेंगे, इसमें ग्रुप 16 को देखेंगे, 17 को देखेंगे एंड 18 को देखेंगे। ये ग्रुप हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की। ग्रुप 15 एलिमेंट देखिए, ये है आपका ग्रुप 15 एलिमेंट जो ऊपर दे रखा है आपका। कौन सी फैमिली आती है इसमें, नाइट्रोजन फैमिली आती है। अभी ना पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ड्यू टू स्मॉल साइज। नाइट्रोजन अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से क्यों अलग रहता है, अपने स्मॉल साइज की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से, जो उसके बैलेंस सेल को टेंडेंसी फॉर्म करते हैं पी पाई बॉन्ड को, किसके थ्रू, अपने थ्रू, विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के थ्रू। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका एटम्स ऑफ ग्रुप 15 एग्जिबिट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5। यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट जो हैं वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, एक तो +3 देते हैं और एक +5 देते हैं, +3 और +5। रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें तो उसका जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, उसका जो ऑर्डर रहता है आपका, कैसा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो क्या रहता है, NH3 is less than PH3 is less than ASH3। और नेक्स्ट पॉइंट इसके हिसाब से दे रखे हैं आपके कि N2 is called laughing gas
N2O को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। N2O क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्लैक फॉस्फोरस जो ज़्यादातर आपका स्टेबल होता है, लीस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉफी फॉर्म, लीस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉफी देता है और क्या बनाता है, पी वाइट पी, लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट रिएक्टिव। पी वाइट पी बनाता है जो कि लेस स्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होने के साथ साथ ज़्यादा रिएक्टिव वो होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हैवर्ट्स प्रोसेस, इसे किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, हैवर्ट्स प्रोसेस के थ्रू इसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, HNO3 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और HNO3 को किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, किसकी प्रोसेस के थ्रू, तो ये मैन्युफैक्चर जो किया जाता है HNO3 वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड इसे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्राइड्स में कुछ बॉन्ड एंगल हैं, बेसिक कैरेक्टर है, उनका ऑर्डर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, उनका ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो वो देख लेते हैं। हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एंगल जो ऑर्डर रहता है NH3 इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन ASH3 इज ग्रेटर देन SbH3, और बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, NH3 इज ग्रेटर देन PH3, PH3 इज ग्रेटर देन ASH3। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट दोबारा से वही डिक्रीजिंग पॉइंट कि NH3 तो बड़ा होगा PH3 से, बट PH3 छोटा होगा AS3 से, यानी कि NH3 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, घटना चालू हो जाएगा आपका। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो NH3 हाई स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, ये NH3 इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन ASH3 और ग्रेटर देन SbH3। ये आपका ग्रुप 15 यहाँ पूरा कवर हो चुका है। ग्रुप 16 को देखिए, ग्रुप 16 एलिमेंट नीचे दे रखे हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट में कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो क्या होता है इसका, NH2 NP4, सल्फर एग्जिस्ट एज S8 हैज पग्ड रिंग स्ट्रक्चर। जो S8 होगा आपका, सल्फर एग्जिस्ट करेगा S8 को, और उसका जो पग्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, S8 के थ्रू बनेगा। नेक्स्ट आपका एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन O3। एलोट्रोपिक जो फॉर्म होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, O3 ओजोन होती है, विच इज़ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करती है। इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो इनके हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनके हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल देखेंगे पहले। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल H2O इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2SE इज ग्रेटर देन H2TE। एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, वाटर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनियम। वोलेटिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहता है, H2O इज लेस देन H2S, फिर H2S बड़ा होता है H2SE से, और H2SE बड़ा होता है H2TE से। SO2 इज अ गैस, SO2 एक गैस है, जबकि SeO2 क्या है, एक नेटवर्क सॉलिड है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि SO2 तो आपकी गैस है, लेकिन SeO2 है क्या, तो वो एक नेटवर्क सॉलिड है। इन द नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ O3 की प्रेजेंस में मरकरी लूजेस इट्स मिनिस्कस एंड स्टार्ट्स स्ट्रिकिंग टू ग्लास, ठीक है। इसके प्रेजेंस को O3 की प्रेजेंस को मरकरी में लूज करने के लिए मेनिस्कस स्टार्ट किया जाता है और स्ट्रिकिंग किया जाता है ग्लास की तरफ, जिसे क्या कहते हैं हम, टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। प्रोसेस क्या रहती है उसकी, 2Hg प्लस O3 इट विल गिव्स Hg2O प्लस O2। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे कैप स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसका जो की स्टेप होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है H2SO4 का जो की स्टेप होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके थ्रू, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और रिएक्शन क्या रहती है उसकी, 2SO2 प्लस O2 इट विल गिव्स, यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी 2SO3, जहाँ आपका एनर्जी लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा, डेल्टा H इक्वल टू -196.6 किलो जूल। फेवरेबल कंडीशन देखेंगे मैक्सिमम यील्ड की, SO3 की मैक्सिमम यील्ड क्या रहती है, वो
हाई प्रेशर रहता है 2 बार पर, हाई टेम्परेचर रहता है 720 केल्विन पर, कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं पीटी और V2O5। एब्जॉर्प्शन देखते हैं SO3 का, जो H2SO4 में होता है, SO3 का H2SO4 में कितना एब्जॉर्प्शन होता है 98%। 98% एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमें क्या देता है, ओलम देता है, या ओलियम कह सकते हैं, ओलियम वो देता है। रिएक्शन क्या रहती है, SO3 + H2SO4 इट विल गिव्स, जो ओलियम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H2 और O7। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, ओलियम का अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, जो कि डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन में आपका होता है। किस में होता है, डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन में ये आपका होता है। यहाँ आपका ग्रुप 16 कवर हो चुका है, 15 कवर हो चुका है, 17 देखिए ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 एलिमेंट को क्या कहा जाता है, हेलोजन्स कहा जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमन, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या निकल कर आता है, NH2NP5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल कर आता है। हेलोजन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड एज सच दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। हेलोजन तो होते हैं वो एक्सट्रीमली रिएक्शन करते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्ट करते हैं और पाते हैं क्या, एक कंबाइंड स्टेट पाते हैं। फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, जबकि बचे हुए हेलोजन एटम जो होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। कहाँ से लेकर कहाँ तक, +1 से लेकर +7 तक। सर फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कितनी देता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। क्लोरीन का हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखेंगे वो क्या रहेगा, F इज लेस देन Cl, Cl इज ग्रेटर देन Br और Br इज ग्रेटर देन I। हाइड्रेट्स की बात करेंगे, इन हाइड्रेट्स में एसिडिक कैरेक्टर क्या रहता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या रहता है और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हो तो एसिडिक कैरेक्टर रहता है कि HI इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HCl, HCl इज ग्रेटर देन HF। दूसरा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, HF is less than HCl is less than HBr is less than HI। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, HF is greater than HCl, HCl is greater than HBr and HBr is greater than HI। इंटरहैलोजन देखेंगे नेक्स्ट, इंटरहैलोजन आर मोर रिएक्टिव देन द कंसिस्टेंट हैलोजन बिकॉज, जो आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अपेक्षाकृत रहते हैं कंस्टिट्यूएंट हैलोजन के थ्रू, क्योंकि XY का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है XX से और YY से। IU2 सॉल्यूबल रहता है आपका KI सोल्यूशन में, किसके थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ KI3 और I3। स्यूडो हैलाइड जो रहते हैं आपके वो कौन कौन से रहते हैं, CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, OCN नेगेटिव, possesses smaller या possesses properties similar to halide ions and pseudohalogen। pseudohalogen में कौन कौन से आएंगे, CN2, OCN2, SCN2, ये सभी के सभी रिजेंबल करेंगे हेलोजन एटम्स को, हेलोजन ग्रुप को। ठीक भाई, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक ग्रुप 18 एलिमेंट, फिर ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। ग्रुप 18 एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैसेस, उनको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो कितना निकल कर आता है, जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन NH2NP6 निकल कर आता है। नोबल गैसेस अगर देखी जाए तो नोबल गैसेस जो रहती हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हैं और ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव या जीरो इलेक्ट्रिक वैल्यूज़ के साथ साथ अपने आप को दर्शाती हैं। वो ना तो नाइदर हैव टेंडेंसी टू लूज और नॉट टू गेन और इलेक्ट्रॉन, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती है और ना ही गेन करने की टेंडेंसी रखती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके बार्टलेट, जिन्होंने 1962 में प्रिपेयर किया था पहली नोबल गैसेस कंपाउंड, जिसका नाम दिया था Xe पॉजिटिव और ब्रैकेट में PtF6 नेगेटिव। ठीक है भाई, ये नाम दिया गया था। नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस रहेंगे स्पेशली जेनॉन और क्रिप्टन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकते हैं, अदरवाइज किसी के साथ एग्जाम्पल ये नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फुली फिल्ड होने के बावजूद भी किसी के साथ रिएक्शन
कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं जिन्होंने के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ये बने हुए हैं। क्या क्या है? XeF2 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, XeF4 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, XeOF2 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, XeF6 है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +6, XeOF4 का +6, XeO3 का +6। ये सभी क्या रहते हैं आपके हाइड्रोलाइसिस करा दिए जाते हैं। इनको जब इजीली हाइड्रोलाइज कराया जाएगा तो फॉर्म क्या क्या बन सकती है। अगर XeF2 आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनाएगा? Xe4HF और O2 अलग निकाल देगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस देखी जाए तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी क्या? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव्स प्रोडक्ट। जितने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होंगे वो सभी के सभी क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। XeF6 + H2O इट विल गिव्स XeOF4 और 2HF। यहाँ आपका चैप्टर ये हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर कवर कर चुके हैं? द सॉलिड स्टेट कवर कर चुके हैं, द सॉल्यूशन कवर कर चुके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट की बात जो करेंगे, नेक्स्ट है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उसके बाद बात करेंगे अल्कोहल फ्लोर ईथर की। लास्ट पॉइंट रह जाएगा आपका बायो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखेंगे, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में, उसके एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड टॉपिक्स को देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा? रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स देखा जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाएंगी उसकी। और क्या देखा जाएगा? और रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन देखा जाएगा। हेलो एल्केन की रिएक्शन देख रहे हैं, फिर देखेंगे हेलो एरिन की रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में देख ले रहे हैं क्या दे रखा है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है। कोई भी एल्कोहल हो गया आपका, उसे Ki की प्रेजेंस में या PCl5 की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो, उसका रिएक्शन देना चालू करते हो, तो सिंपल सा एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल हैलाइड यानी कि RCl और RI अलग मिल जाता है आपका। क्या मिल जाता है यहाँ से KOH तो अलग मिल जाएगा आपका, और यहाँ से ROH Ki के साथ रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ से KOH तो अलग मिल जाएगा आपको, RI यहाँ पर मिल चुका है आपका। और यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा आपका? PCl5 के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो फॉस्फोर हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाएगा और RCl आपका अलग निकल कर आ रहा है। हेलो एल्केन्स प्राप्त करने के लिए फ्रॉम एल्कीन्स से कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो कोई भी एल्कीन ले लिया आपको। अब हम जानते हैं कि HPR और पेरोक्साइड की कंडीशन लग चुकी है। HPR और पेरोक्साइड की कंडीशन लगेगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ लग जाएगा आपका एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी जैसे लगेगा, एंटी मार्कोनी लगेगा आपका यहाँ पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा आपका? पॉजिटिव पार्ट जाएगा जहाँ हाइड्रोजन आपके कम होंगे। हाइड्रोजन कम कहाँ है? यहाँ। और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे आपके। ये एंटी मार्कोनी रूल हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका फिल्किंसन रिएक्शन। फिल्किंसन रिएक्शन क्या होती है? फिल्किंसन रिएक्शन आपके सिंपल सी होती है, CH3CH2Br यानी कोई भी एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी NaI से। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन और हीट की प्रेजेंस में। तो क्या मिला आपको? CH3CH2I और NaBr आपको अलग मिल चुका है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? CH3Br + AgF इट विल गिव CH3F + AgBr। ये आपको अलग मिल चुका है। ये तो प्रिपरेशन रही हेलो एल्केन्स की। ठीक, इसी से रिलेटेड क्या है? एक और पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी हेलो एरिन आपको मिल गई, ये आपकी कोई हेलो एरिन है। हेलो एरिन की रिएक्शन कराती है अपने CH3COCl की प्रेजेंस में और H2SO4SO3 की प्रेजेंस में। क्या मिल गया हमें? ये वाला प्रोडक्ट मिल गया और उसके साथ मिल गया पैरा प्रोडक्ट। इसको पैरा प्रोडक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ मिल गया आपका सल्फोनिक एसिड, ये अलग मिल चुका है, ये अलग मिल चुका है आपका। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रेजेंस में आ जाएंगे आपके। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में, बाद में बात करेंगे। फिलहाल एल्काइल हैलाइड से देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के। एल्काइल हैलाइड कोई भी दे रखा है आपका, वो हेलोजन के साथ बॉन्डेड रहता है और क्या करता है? एक एल्काइल चेन बनाता है। ये वाला पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा? कोई भी एराइल हैलाइड दे रखा है, एराइल हैलाइड जो होगा वो हेलोजन से बाउंडेड रहेगा और बेंजीन C कार्बन एटम को कंसिस्ट करेगा। बेंजीन के कार्बन एटम से वो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्या है?
विनाइलिक हैलाइड, कोई भी विनाइलिक हैलाइड दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CHS जो हेलोजन से बाउंडेड रहेगा और डबल बाउंडेड कार्बन एटम को कंसिस्ट करेगा। इसके बाद यहाँ एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में आपका कोई भी एलाइलिक हैलाइड दे रखा है तो उसमें बोला क्या है कि हेलोजन इज बाउंडेड टू नेक्स्ट डबल बॉन्डेड ऑफ कार्बन एटम। हेलोजन से बाउंडेड रहेगा वो नेक्स्ट कार्बन एटम से बाउंडेड रहेगा। नेक्स्ट कार्बन एटम से ये कि ये तो रो आपकी चल रही है, अब ये नेक्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला, ये डबल बॉन्डेड रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका वेंजाइलिक हैलाइड, कोई भी वेंजाइल हैलाइड दे रखा है, जैसे ये वेंजाइल हैलाइड ये आपका एक दे रखा है, इसमें बोला क्या गया कि हेलोजन इज बाउंडेड टू साइड चेन, जो हेलोजन जो होगा वो साइड चेन से बाउंडेड रहेगा और कार्बन एटम जो होगा वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच आपका रहेगा। ये तो यहाँ पॉइंट रहे। अब रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स देख ले रहे हैं, फिर बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स की। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में रिएक्शन दे रखे हैं हेलो एल्केन्स की कुछ, जैसे एल्काइल हैलाइड हैव पोलर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई भी एल्काइल हैलाइड है आपकी उसके पास पोलर बॉन्ड्स रहेंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, एंड अंडरगो करेंगे किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। अब एक्वस KOH ले लिया हमने, एक्वस KOH को क्या बन सकता है, एक्वस KOH से एल्कोहल बन सकता है कोई भी। Na पॉजिटिव OCH3 से क्या बन सकता है, ईथर बन सकता है आपका। KNO2 से क्या बन सकता है, रिएक्शन है यूटरी, क्या बन सकता है, एल्काइल नाइट्राइट बन सकता है। HeNO2 क्या बन सकता है, नाइट्रो एल्केन बन सकता है। HeCN क्या बन सकता है, आइसोसाइनाइड बन सकता है। और KCN क्या बन सकता है, साइनाइड की फॉर्मेशन आपका कर सकता है। अब ये तो सिंपल सी केमिकल रिएक्शंस रहीं। अब कुछ रिएक्शंस और होती हैं जैसे वुड्स रिएक्शन से दर्शाते हैं, जैसे हम रिएक्शन विद मेटल्स, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड दे रखा है जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप सोडियम से, यानी कि दो एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं C2H5Br प्लस Na C2H5Br। अब ये होगा क्या, यहाँ से वुड्स रिएक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी वुड्स रिएक्शन की फॉर्मेशन, यहाँ से NaBr तो ये अलग निकल जाएगा आपका, NaBr अलग निकल जाएगा और यहाँ से क्या होगा C2H5 वही जो लिखा हुआ है, इसे अगर मैं लिख दूँ C2H5 तो वही चीज़ तो है, ये वो चीज़ है आपकी CH3 CH2 इसको क्या कहेंगे, वुड्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, वुड्स रिएक्शन कहेंगे। और वुड्स रिएक्शन के यहाँ से NV अब 2NaBr है तो यहाँ से क्या बनाएगा, 2NaBr ही प्रोडक्ट निकल कर आएगा। यहाँ पे 2NaBr, सोडियम के भी दो और ब्रोमीन के भी दो। रिडक्शन की बात करते हैं तो कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रखा है जिसकी रिएक्शन आपने करा दी H2Ni और HI रेड फॉस्फोरस और किसके प्रेजेंस में, ZnCu की, और कपल SnHCl के लिए क्या बनाएगा ये C2H6 बेंजीन रिंग, वो डबल बॉन्डेड फॉर्मेशन जो बना देगा आपकी। एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा पोजीशन जो होगी वहाँ अटैक किया जाता है। C2H5Br दे रखा है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन उसकी करा देंगे तो यहाँ से KBr अलग मिल जाएगा और CH2 अलग मिल जाएगा, यानी एल्किन आपको अलग मिल जाएगी। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन की बात करें तो रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, यहाँ कुछ सिंपल सा चार्ट दे रखा है, वो चार्ट मैं दिखा दूँ आपको। कोई भी हेलो एरिन दे रखी है जिसकी रिएक्शन AlNi की प्रेजेंस और NaOH में करा रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल रही है रिडक्शन के साथ। CH3Cl Na के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन मिल रही है जिसे टॉलिन की फॉर्म कहा जाता है। NaOH और 623 केल्विन में कराया जा रहा है तो डॉ प्रोसेस मिल रही है आपकी। और Na और ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो डाईफेनाइल फिटिंग रिएक्शन आपको मिल रही है। और CuCN के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइनो बेंजीन मिल रही है आपकी। और लास्ट जो है आपकी किसी भी हेलो एरिन की रिएक्शन आप NH3Cu2O में कराओगे तो सिंपल सा क्या मिल जाएगा आपका, एनिलीन हमें अलग मिल जाएगा। अब यहाँ हम P ब्लॉक को कवर कर चुके हैं, सॉल्यूशन को कवर कर चुके हैं, द सॉलिड को कवर कर चुके हैं और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 चैप्टर और हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर और दूसरा है आपका बायो मॉलिक्यूल्स। एल्कोहल फिनोल और ईथर देख ले रहे हैं क्या है। एल्कोहल फिनोल और ईथर में प्रिपरेशन ऑफ किस किस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में और ईथर के बारे में। इसे मैं यहाँ से सरका दूँ थोड़ा सा,
ठीक है भाई। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स दे रखी है। तो प्रिपरेशन क्या रहा है, पहली एल्कोहल्स की हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड की रिडक्शन करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, रिडक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर्स का। किसके थ्रू, फ्रॉम ग्रिकनाइट रीजेंट से एल्कोहल को हम प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम एल्किन्स हाइड्रोलाइसिस के थ्रू इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के थ्रू इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, फ्रॉम बेंजीन से सल्फोनिक एसिड के थ्रू। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, और किससे, बाई डी कार्बोक्सिलेशन से, फ्रॉम ग्रिकनाइट रीजन से, और डॉ प्रोसेस से इसकी रिएक्शन चालू करा जा सकता है। अब ईथर की बात करते हैं तो ईथर की प्रोसेस रहने व क्या वाली है। तो ईथर को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो ईथर को हम, ईथर आर कॉल्ड एल्कोक्सी एल्केन्स। ईथर को क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन्स भी कहा जाता है, जिसमें CH3 CH2OH यानी कोई भी एल्कोहल आपका दे रखा है जिसकी रिएक्शन आपको करानी है कंसनट्रेशन H2SO4 और 413 केल्विन में, तब क्या मिल जाएगा हमें, एथॉक्सी इथेन हमें अलग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एथॉक्सी इथेन मिल जाएगा। अब नीचे वाली जो रिएक्शन दे रखी है आपको, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन दे रखी है। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या है, सिंपल सा CH3 CH2ONA प्लस Br CH2CH3 की रिएक्शन हम करा देंगे 330 केल्विन पर, तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH2O CH2 CH3 हमें अलग मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ROR एक नया रिएक्शन दे रखा है, ईथर दे रखा है, जिसकी रिएक्शन करा दी हमने 2HX के साथ 373 केल्विन पर, तो 2RX और H2 हमें अलग मिल जाएगा। और यहाँ से एक और प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी, वो क्या है, ये ROR दे रखा है HI की प्रेजेंस में, जब इसकी रिएक्शन करा दी तो क्या मिला हमें, 2RX प्लस H2O अलग मिल जाएगा हमें। यहाँ से फिनॉल हमें अलग मिल गया और CH3I अलग मिल चुका है। अब यहाँ प्रिपरेशन की बात कर चुके हैं, अब रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल की रिएक्शन। अब कोई भी इथेनॉल दे रखा है ना, इथेनॉल की रिएक्शन कराती है अपने सोडियम यानी कि Na और NaH, तो क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम एथॉक्साइड मिल जाएगा हमें। CH3COOH और H पॉजिटिव आए तो क्या मिल जाएगा हमें, इथाइल एथेनॉइट मिल जाएगा। CH3COCl के साथ रिएक्शन जब इसकी कराएंगे तो इथाइल एथेनॉइट, ये दोनों प्रोसेस सेम है। CH3COCl के साथ करा दें या CH3COOH के साथ करा दें। ठीक, ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्लोरो इथेन अलग मिल जाएगा। KBr और H3PO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। SOCl2 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्लोरो इथेन मिल जाएगा। और Cu की प्रेजेंस में कराएंगे और 573 केल्विन पर, तब क्या मिल जाएगा हमें, इथेनल हमें अलग मिल जाएगा। ये तो रिएक्शन रही एल्कोहल की। फिनॉल की रिएक्शन देख लेते हैं, और ईथर की रिएक्शन हम देख चुके हैं। फिनॉल की रिएक्शन देख सकते हैं आप, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल है आपका। फिनॉल की रिएक्शन आपने करा दी Na और NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम फिनॉक्साइड अलग मिल जाएगा। जिंक के प्रेजेंस में कराएंगे तो बेंजीन मिल जाएगी हमें, क्योंकि यहाँ से क्या निकाल देगा वो, ZnO और प्लस हाफ H2 अलग निकाल देगा। NH3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एनिलीन मिल जाएगा। और CH3COCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, फिनाइल बेंजोइट। अब इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाएं, फिनॉल है आपका। फिनॉल की रिएक्शन करा दी अपने Br2CS2 की प्रेजेंस में और Br2 एक्वा सोल्यूशन में, तो सिंपल से हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोफिनॉल और 1,3,5 ब्रोमोथिल, ये हम यहाँ मिल 2,4,6 ये मिल जाएगा हमें ट्राईब्रोमोफिनॉल, और पैरा पोजीशन के साथ ये अलग मिल जाएगा। अब इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ये पूरा चार्ट शायद आपको क्लियर विजिबल हो रहा हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है भाई, बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स। कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के, शुगर और नॉन शुगर। शुगर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, नॉन शुगर में स्टार्च, सेल्यूलोज। शुगर्स दो प्रकार की, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जहाँ सिंगल
एक एक तरह के पाए जाते हैं, जैसे एल्डोज हो गया, कीटोज हो गया। एल्डोज में ग्लूकोज और कीटोज में आपका फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड जो होती है आपकी सुक्रोज होती है और माल्टोज होती है। ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज होता है आपका, और सैकेराइड्स में क्या रहता है आपका, स्टार्च ओस रहता है आपका। अब नॉन शुगर में पॉलीओसैकेराइड्स आते हैं। पॉलीओसैकेराइड में स्टार्च और सॉल्यूशन जो नॉन शुगर होते हैं वही होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का फिगर देख ले रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के फिगर में 3 तरह के नाइट्रोजनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनियस बेस 2 तरह के, पायरामिडाइंस और प्यूराइंस। पायरामिडाइंस उसमें यूरेसिल आएगा आपका, थाइमिन आएगा और साइटोसिन आएगा। और प्यूरिनस में एडेनाइन आएगा और ग्वानाइन आएगा। ठीक। शुगर्स में 2 तरह की, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, डीएनए और आरएनए जिसमें हम पढ़ते हैं। फॉस्फेट ग्रुप में ये आपका फॉस्फेट ग्रुप रहने वाला है, यानी PO4 रहने वाला है आपका। ठीक। अब इसी से रिलेटेड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या है, ये फिगर आपको दे रखा है अमीनो एसिड का, ये 2 फिगर आपको दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अमीनो करेक्टर इज ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ग्रुप। जो अमीनो करेक्टर होता है वो किसके कारण होता है, NH3 पॉजिटिव ग्रुप के कारण होता है। अगर बेसिक करेक्टर की बात करें तो बेसिक करेक्टर कैसा होता है आपका, माइनस के सिंगल बॉन्डेड COO नेगेटिव ग्रुप के साथ रहता है। अब इसी में 2 तरह की और ऊपर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, प्रोटीन्स, जिसके हम पार्ट्स भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जो पॉलीमर्स होते हैं वो हेल्ड करते हैं पेप्टिडाइड को, यानी CONH जो लिंकेज रहते हैं 2 तरह के ग्रुप से, 2 तरह के प्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और फाइब्रस प्रोटीन्स वो होते हैं आपके जिसमें कैराटिन, मायोसिन्स और फाइब्रोनिन रहते हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आपके वो रहते हैं जिसमें इंसुलिन और एल्यूमिन्स अलग रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये अलग रहते हैं आपके। बायोमोलिक्यूल्स का एक और पार्ट, ये आपका लास्ट है। बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या है, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट पॉलीमर्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। कौन कौन से, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसे हम DNA के नाम से जानते हैं, और एक होता है RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंदर भी पार्ट रहते हैं आपके। RNA के 3 तरह के पार्ट रहते हैं, मैसेंजर RNA जिसे mRNA के नाम से जाना जाता है, राइबोसमल RNA जिसे rRNA के नाम से जाना जा सकता है, और एक होता है आपका लास्ट ट्रांसफ़र RNA जिसे tRNA के नाम से जाना जाता है। यहाँ कंप्लीट चैप्टर आपका हो चुका है, या कंप्लीट केमिस्ट्री कह सकते हैं, यहाँ आपकी फिनिश हो चुकी है। अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो रही है, सब चैप्टर्स को हमने इस वीडियो में सब कवर किया है। सब चैप्टर्स, जैसे पहला चैप्टर आपका है द सॉलिड स्टेट, उसे भी खूब अच्छे से समझा पूरा चैप्टर, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। सॉल्यूशंस को खूब अच्छे से कवर किया हमने, P ब्लॉक को खूब अच्छे से कवर किया, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, एल्कोहल फ्रॉम ईथर्स को, और लास्ट चैप्टर आपका बायो मॉलिक्यूल्स का। ये कंप्लीट वीडियो है आपकी लास्ट मिनट के लिए। लास्ट मिनट में अगर जैसे बहुत से बच्चे होते हैं सर हमें समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करें, तो आप इस वीडियो को देख के जा सकते हैं, आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस टिक आउट होंगे। ठीक। और एक और ट्रिक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो ट्रिक भी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहें। थैंक यू।